अस्सलाम वालेकुम। आज करंट अफेयर्स में हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान। आज हम एक्सपोर्ट सेक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर किस तरह काम करते हैं और इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, इसका एनालिसिस करेंगे। तो हम एक्सपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। Pakistan share in global trade drops from 0.15% in 2005 to 0.12% in 2021। हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल था 0.15% था 2005 के अंदर, जो कम होकर 0.12% रह गया 2021 के अंदर। जबकि चाइना की अगर हम बात करें, चाइना डबल्ड एंड वियतनाम ट्रिपल्ड देयर शेयर इन द सेम। मतलब इस पीरियड में जहाँ पे हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल था या ट्रेड जो था वो ड्रॉप हुआ, वो दूसरे ममालिक में चाइना का डबल हुआ, वियतनाम का ट्रिपल हुआ। इन द इंडिया की अगर हम बात करें तो 0.61% 2005 के अंदर था, जो इंक्रीज़ होके 1.65% पे चला गया 2021 के अंदर। तो हम इनके कंपैरिजन से हमें ये चीज़ आइडिया इस चीज़ का आइडिया होता है कि हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल है वो डिक्लाइन किया है, जबकि दूसरे ममालिक के जो ट्रेड पोटेंशियल है उसके अंदर एक जो है एक राइज़ हमें नज़र आया, एक्सपोनेंशियल राइज़ नज़र आया। Pakistan is among the top 10 countries with the lowest export orientation in the world, with an export to GDP ratio averaging 12.3% for period 2000 to 2020। 2020 से 2000 से लेके अगर हम बात करें 2020 तक, तो हमारा जो एवरेज जो है एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो वो 12.3% है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो डिक्लाइन की है, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो वीक है। तो हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नंबर वन जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो कम है, वो है डिक्रीजिंग एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। हमारी जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है वो बहुत कम है। हमारे मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हम सिर्फ टेक्सटाइल को या फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो है प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन नहीं एग्जिस्ट करती, तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो लैक्स इससे कनेक्टेड ही है। लैक्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट एंड मार्केट बोथ। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या मार्केट है वो डाइवर्सिफाई नहीं है। हम सिर्फ चंद जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्हसार करते हैं, और हम जो है जो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक इंक्रीज़ लाने के बजाय हम उसके ऊपर स्टिक किए हुए हैं, चंद मतलब टेक्सटाइल के ऊपर, फूड्स के ऊपर और चंद आइटम्स और के ऊपर। हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जनरेट करें और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कंपेटिटिवनेस को साबित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उससे गेन हासिल कर सकें। तीसरा प्रॉब्लम है कि जो मेन जो मार्केट कंसंट्रेटेड एज इट्स मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स आर ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर एक्सपोर्ट में देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है। हमें चाहिए कि और भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो और भी बड़ी मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। लाइक रशिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना है, इंडिया है। चाइना के साथ हमारी ट्रेड होती है लेकिन हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं जबकि एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। और इसी तरह हम रशिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी जो है क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर है, हमारी जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की वो यूएसए के अंदर है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला जो प्रॉब्लम है, एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान आर रिलेटिवली स्मॉल इफेक्टिंग द बार्गेनिंग पावर व्हेन नेगोशिएटिंग विद इंटरनेशनल बायर्स एंड दे ऑपरेट अंडर सब्सटेंशियल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। हमारे जो मतलब हैं मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक तो हैं स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, जिसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम है, और वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे जो है कीमत पे वो सेल नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे नेशंस की बात करें। मोर ओवर हम ना हमारी जो अटेंशन है या हमारी जो तवज्जो है वैल्यू एडिशन की तरफ कम है। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम कॉटन जो है वो जनरेट करते हैं तो उसको एक एज अ रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं, या उसमें वैल्यू एडिशन की तरफ हमारी तवज्जो कम है। वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? उस कॉटन को जो है बेल्स में को उसके बाद कपड़े को फिर आगे जो ब्रांड्स में कन्वर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा और हमारी एक्सपोर्ट जो है अच्छी कीमत में होगी। लेकिन हमारी जो अटेंशन है वो वैल्यू एडिशन की तरफ बहुत कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
अगले प्रॉब्लम की बात करें तो एनर्जी शॉर्टेज एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो एनर्जी शॉर्टेज है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब ये एक तो बिजली महंगी बहुत है, दूसरी इसकी सप्लाई के अंदर डिसरप्शंस आते हैं जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें नज़र आती है। अब जो बिजनेसमैन है वो, उसको ट्रस्ट ही नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से जो है बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। आज भी हमारे हालात वही चल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ जो है वो कोई भी नहीं आता और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो दिस इज़ आल्सो एन अदर प्रॉब्लम। मोर ओवर टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स भी एक बहुत बड़ा जो है मसला है। मतलब लगा लें कि जब हमने पिछले दिनों इंपोर्ट्स के ऊपर बैन कर दिया, या मतलब जैसे इंपोर्ट्स हम देखें बहुत सी चीज़ें करते हैं, इंपोर्ट्स हम वो रॉ मटेरियल भी करते हैं जिससे हमने प्रोडक्ट्स बनानी हो तो फिर एक्सपोर्ट करनी होती हैं। अब मसला ये आया कि इंपोर्ट पे भी हमने पाबंदी लगा ली, टैरिफ और ट्रेड बैरियर वगैरह लगा दिया, ताकि जो है हमारा जो डॉलर है, प्रेजेंट डॉलर है, रिजर्व है, वो सेव रहे और ये पाकिस्तान से आउटफ्लो ना हो डॉलर का, और हम एक जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है और या एक इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट से बच जाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट आया हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। मोर ओवर अगर हम बात करें तो इनएडिक्वेट जो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी जो क्वालिटी है या स्टैंडर्ड है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। दैट्स वाई जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो क्या है, कम्पीट नहीं कर पाता, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोर ओवर इनइफेक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट, हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं। रैकोडिक की एग्जांपल है, गोल्ड वगैरह की माइनिंग वगैरह यहाँ पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो अब उनके साथ जो हमारा मुआहिदा था वो इनइफेक्टिव सा था, हम केस हार गए इंटरनेशनल मार्केट में। ये तो फिर बाद में ये हुआ कि अभी रिवाइवल हुआ है, अब उसमें ये होगा कि 50% शेयर उनका है, 50% जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है। मतलब अगर 100 ग्राम सोना यहाँ से निकला तो 50 ग्राम वो लेके जाएंगे और 50 ग्राम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा। तो इनफेक्टिव हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। इसी तरह हम आईपीपीज़ की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आज जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं उनके साथ भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट जो इनफेक्टिव है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी क्राइसिस का आज सामना करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, और जो है अवाम जो है बहुत ज़्यादा बेजार है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से। अभी जो रिसेंट फिनोमेना हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनफेक्टिव एग्रीमेंट्स हैं। और इसी तरीके से ट्रेड में भी हम यही करते हैं कि हमारे एग्रीमेंट्स को इतने अच्छे नहीं होते, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उसकी पोटेंशियल को हम टैप ही नहीं कर पा रहे, उसके जो फ्रूट्स हैं हम वो हासिल नहीं कर पा रहे। अगला जो मसला है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हमारे यहाँ जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें हम बहुत पीछे हैं। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें तो हमसे वो कई कदम आगे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान को चंद प्रॉब्लम्स का सामना है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस क्या है। एक्सपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, जैसे हमने बात की कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीड्स सीरियस अटेंशन एज एक्सपोर्टर फ्रॉम पाकिस्तान आर फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम। मोर इंटरनल सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड इंसेंटिव मैकेनिज्म, रैशनलाइजिंग एनर्जी प्राइसिंग, enabling regulatory environment should be priority areas to reduce the cost of doing business। तो प्रॉब्लम हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की शक्ल में फेस कर रहे हैं, और हमने जो पहले बात की वो वाले मसाइल का हमें सामना है। टू ब्रिंग इनोवेशन इन ओवर एक्सपोर्ट वी नीड टू डू दीज थिंग्स। तो हमें ये वाली चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तो हम अपने एक्सपोर्ट को बेटर कर सकते हैं या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। टू एस्टैब्लिश अ रॉबिस्ट इनोवेशन सिस्टम, नंबर 1 जो पॉइंट है, हमें रॉबिस्ट इनोवेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। देयर आर 3 मेजर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, 3 मेजर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट इज़ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, इंडूवमेंट्स हैं अवेलेबल टू अ कंट्री, जो रिसोर्सेज इस मुल्क को अवेलेबल हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है दैट अ कंट्री पोजेसेस द लेवल ऑफ एजुकेशन,
कल्चर एंड डेमोग्राफिक्स। देन कम्स नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, सच एज ऑयल, गैस एंड मिनरल्स। अ कंट्रीज क्लाइमेट दैट इज कंड्यूसिव फॉर एग्रीकल्चर, इट्स जियोग्राफिकल लैंडस्केप दैट इज कंड्यूसिव टू टूरिज्म एंड इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आल्सो होल्ड इंपॉर्टेंस। तो हम मुख्तलिफ मल्टीपल लेवल पे हम जो है हमारे अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखें, जियोग्राफिकल लैंडस्केप देख लें, टूरिज्म के हवाले से देख लें। अदर एसेंशियल फैक्टर्स आर द इंटेग्रिटी and technical competence of its leaders and its system of justice that can swiftly provide justice and punish criminals in a fair and equitable manner। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो है रॉबस्ट इनोवेशन सिस्टम लाना पड़ेगा जहाँ पे जस्टिस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और बहुत सी चीज़ें हों जिससे हम अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट कैन एक्ट एज अ पावरफुल इनेबलर्स टू प्रॉपरली यूज द रिसोर्सेज अ कंट्री पोजेसेस। तो दूसरा जो पॉइंट है जो हमने काम करना है, इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी है ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। दीज पॉलिसीज़ इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन हाई क्वालिटी स्कूल, हाई क्वालिटी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करना है। रिसर्च को, डेवलपमेंट को, कमर्शलाइजेशन हमने करनी है विद पर्टिकुलर फोकस ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इनके ऊपर हमने फोकस करना है। द एबिलिटी टू क्रिएट अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हमने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है और फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज़ को परस्यू करना है। तो ये इसका सेकंड सोल्यूशन है। थर्ड वाइटल जो कंपोनेंट है जो हम एक्सपोर्ट सेक्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको रीवैम्प कर सकते हैं, वो है द थर्ड वाइटल कंपोनेंट इन द नेशनल इनोवेशन सिस्टम इज़ द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। हम प्राइवेट सेक्टर के जो है रोल, उसका किरदार भी हम उससे भी हेल्प हम ले सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरिड आउट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांजिशन टू अ नॉलेज इकोनॉमी एंड दिस इज़ वेयर पाकिस्तान इज़ रैंक्ड अमंग द वीकेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हम जो है एक नॉलेज इकोनॉमी बन सकते हैं जिसमें हम पाकिस्तान वीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के रोल की मदद से हम आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। In contrast to research in government laboratories, research studies carried out in private sector institutions have a razor sharp focus on the cost-effective development of commercially viable new products for the local market। अब हम प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो ये तीन तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, टू डेवलप अ नेशनल इनोवेशन सिस्टम दैट द कंट्री कैन माइग्रेट टू अ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन नॉलेज इकोनॉमी। हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान मस्ट फॉलो टू पैरेलल पाथ्स, पाकिस्तान को दो पैरेलल पाथ्स को फॉलो करना पड़ेगा। डिक्लेयर अ नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी, मेक मैसिव इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इंसेंटिवाइज करना होगा कोऑपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। मजीद अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट के ऊपर, तो हम बात कर सकते हैं और गवर्नमेंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन आईटी सेक्टर। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आईटी सेक्टर के ऊपर, मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, शिप बिल्डिंग के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर भी काम करे और वो वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जनरेट करे ताकि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। मज़ीद हमें क्या करना पड़ेगा, लिबरल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम है शुड बी मेंटेन्ड। फिर लिबरल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम है उसको मेंटेन करना होगा ताकि जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर FDI आ सके और जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सपोर्ट मिल सके। मज़ीद अगर हम बात करें तो वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, SOEs कहते हैं इनको, एंड द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेज दैट आर टू बी रिटेन बाय द गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन शुड बी एक्सेलरेटेड। तो प्राइवेटाइजेशन भी करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे स्टेट के ऊपर से बोझ कम हो और हम उससे फ़ायदा उठा सकें जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम दोज हु आर आउटसाइड द करंट बैंकिंग। थ्रू डिजिटलाइजेशन, domestic saving ratio can gradually rise to 20%.
एज ओवर नेबरिंग कंट्रीज हैव शोन बाय रीचिंग 30% ऑफ GDP। तो हम डिजिटलाइजेशन के ज़रिए से भी बहुत जो है कारआमद जो है चीज़ें कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद अगर हम बात करें तो वो है कि yet another hurdle of Pakistan must overcome to realize its export target is the daunting regulatory environment that has long bogged down business in the country। तो जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको भी हमें पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा, इंस्टेड कि वो रेटिपिज्म का सबब बने या डिलेस का सबब बने, वो उसको वो क्या करे, वो एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रमोशन में हेल्प करे। मज़ीद हम बात करें तो हमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए, CPEC के ऊपर भी हमारा काम होना चाहिए। इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इसके अंदर रह के हम बहुत सी चीज़ें हैं जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे अब कि हम अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको मुख्तलिफ जो है वेज़ में हम उनको टैकल कर सकते हैं। हमने पहले बात की कि प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, कि हमारी जो है डाइवर्सिफिकेशन कम है, ट्रेडिंग पार्टनर बहुत लिमिटेड हैं, वैल्यूडेशन नहीं करते, टैरिफ ट्रेड बैरियर है, क्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो हमें चाहिए कि इनोवेशन सिस्टम लेके आएँ, हम इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएं, प्राइवेट सेक्टर का जो है किरदार उससे हेल्प लें, हम FDI को प्रमोट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो हैं उनको अट्रैक्ट करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमें होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, CPEC जो है उसके अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए उससे फ्रूट्स हासिल करें। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ और रेगुलेट करें लेकिन इफेक्टिव वे में, इंस्टेड के वो रेटिपिज्म का सबब बने, बल्कि उनको क्या करना चाहिए कि प्रमोट करना चाहिए एक्सपोर्ट को। इन दिस वे हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर सकते हैं या उसको हम टैप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा, उससे डॉलर आएगा तो डॉलर रिज़र्व बढ़ेंगे, डॉलर रिज़र्व बढ़ेंगे तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे प्रॉब्लम से निकल आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट सेक्टर इन पाकिस्तान। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।